प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का फिर से मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल के वीडियो में संगीत के कुछ क्वेश्चन हम देखे थे। उसके आगे हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, संगीत के क्वेश्चन के साथ साथ मेरे चैनल पे जीएस के भी कुछ क्वेश्चन हैं जो संगीत शिक्षक बनने में आपको बहुत सहयोग देगा। और जीएस का जो क्वेश्चन है और सारे भी जो सब्जेक्ट का टीचर है उसमें डायरेक्ट फ़ायदा देगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है किसी एक्सपर्ट टीम का यह क्वेश्चन है, अनुभवी बुक का क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन हमेशा से देखा गया है, अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन है या आने की संभावना पूरी बनी रहती है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को सपोर्ट करिएगा। चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, किस पशु या पक्षी का संबंध निषाद स्वर के साथ जोड़ा गया है। निषाद यानी कि नी के साथ हाथी का संबंध जोड़ा गया है, जो कि ऑप्शन 1 में हमारा है। दैवत स्वर का संबंध किस रस से जोड़ा गया है। दैवत स्वर का जो संबंध है, रसों की बात हो रहा है, तो विभत्स रस के साथ ध का संबंध जोड़ा गया। भरतकालीन मध्यम स्वर मध्यकाल में किस नाम से जाना जाने लगा था। भरतकालीन मध्यम स्वर, भरतकाल में जो मध्यम स्वर है मध्यकाल में वह षड्ज के नाम से जाना जाने लगा था। देखिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करते जाएंगे, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव रूप से कराते जाए। डिस्क्रिप्टिव रूप से आप तमाम बुकों में पढ़ते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि अगर हम लोग क्वेश्चन का अभ्यास अच्छे से करें तो हमारा एग्जाम कवर आसानी से हो जाएगा। तो ये अगला क्वेश्चन है, भारतकाल के षड्ज का स्थान मध्यकाल में किस स्वर ने ले लिया। इसका भारतकाल का षड्ज का स्थान मध्यकाल ने पंचम ले लिया और उस समय का मध्यम स्वर अब षड्ज मध्यकाल में षड्ज कहने जाना लगा और उस समय का षड्ज काल मध्यकाल में पंचम कहा जाने लगा। तो इसका ध्यान रखेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का, अगर जैसे कि बहुत सारे बुकों में अलग अलग कंटेंट दिया रहता है, कुछ बुक में कुछ किसी बुक में कुछ दिया रहता है, तो अक्सर क्या होता है कि थोड़ा सा फॉल्ट हो जाता है किसी बुक। जैसे कि मान लीजिए किसी बुक में मैंने कुछ पढ़ा, किसी बुक में मैंने कुछ पढ़ा, उसके हिसाब से मैंने कुछ कर दिया। अगर बाय द वे आपको लग रहा हो कि किसी क्वेश्चन में किसी तरह का परेशानी या मिस्टेक हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उसको संशोधित करते हुए अगले वीडियो में हम लोग उसकी चर्चा ज़रूर कर लेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल का गंधार स्वर आधुनिक समय का कौन सा स्वर बन गया। उस समय का जो प्राचीन का गंधार स्वर आधुनिक समय में, अभी के समय में कोमल गा हो गया। उस समय का शुद्ध गा हम लोग आपका कोमल गा हो गया। अंतर्गंधार 110 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्गंधार स्वर को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है। तो इसको शुद्ध गंधार कहा जाता है। आधुनिक समय में कौन सा स्वर अवर्जित माना गया है। अभी के समय में आपको पता है कि षड्ज यानी कि सा, ऑप्शन नंबर 1 सा जो स्वर है, किसी भी राग के लिए सा लगना ही लगना है। सा को कभी वर्जित नहीं माना गया है, इसलिए अवर्जित माना गया, वो वर्जित नहीं है। 112, भारत ने कौन से अंतराल युक्त स्वर युग्मों को संवादी कहा है। 9 और 13 का स्वर संवाद, भारत ने स्वर युग्मों का संवादी स्वर माना है 9 और 13 श्रुति अंतर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, पंडित सारंग देव ने कौन कौन से अंतराल युक्त स्वर युग्मों को संवादी कहा है। देखिए आपको बता दें, भारत ने 9 और 13 का मतलब स्वर संवाद बना है श्रुति अंतर का, और वहीं पंडित सारंग देव ने अष्ट और द्वादश यानी 8 और 12 को माना है। और हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विचारधारा में मूल या शुद्ध स्वर सप्तक में त्रयोदश श्रुति अंतर कितनी बार आना चाहिए। भारतीय विचारधारा में मूल यानी कि मूल या शुद्ध स्वर सप्तक में त्रयोदश यानी कि 13 श्रुति अंतर कितनी बार आना चाहिए। तो हम लोग का आंसर यहाँ पे है, इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। षड्ज पंचम का आपसी गुणोत्तर कितना है। षड्ज पंचम का आपसी गुणोत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3:2। आपको पता है निकालने का, जब गुणोत्तर कैसे निकालते हैं षड्ज और पंचम के या किसी भी स्वर के। जैसे कि मान लीजिए आंदोलन संख्या कितना हुआ, षड्ज का हो गया 240, ठीक है, और पंचम का होता है आपका 240, 270, 300, 320, 360 होता है। तो इसको हम लोग अब डिवाइड करेंगे, 0 से 0 चला जाएगा। ये 12 से 2 बार में 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो 2/3 हो गया, 2/3। और यही रेशियो फॉर्म में ये इधर वाला नीचे वाला पहले आ जाता है और ऊपर वाला बाद में जाता है, वो इधर आ जाता है, वो उधर चला जाता है। तो यही 3:2 हम लोग का बनता है। इसी तरह से निकालते हैं। अगला क्वेश्चन ठीक उसी ढंग से, षड्ज और मध्यम का आपसी गुणोत्तर, तो 240 होता है षड्ज का और मध्यम का 320, 240/320 करके देख लेंगे तो हमारा ये आएगा
हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। आधुनिक ध्वनि विज्ञान में कितने स्वर संवाद प्रमुख माने गए हैं? आधुनिक ध्वनि विज्ञान में कितने स्वर संवाद प्रमुख माने गए हैं? 3। किसी स्वर को बजाने से उसमें से कुछ अन्य स्वर भी सूक्ष्म रूप से निकलते, इन स्वरों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? स्वयंभू स्वर, इनको सहायक नाद भी बोला जाता है। किसी स्वर को बजाने के लिए अलग से कुछ अन्य स्वर सूक्ष्म रूप से निकलते हैं जो कि कर्णप्रिय होते हैं, उनको स्वयंभू स्वर कहा जाता है। स्वयंभू स्वरों को पश्चात संगीत में क्या कहा जाता है? हार्मोनिक्स, यहाँ पे दिया हुआ है, उसी को हार्मोनिक्स कहा जाता है। अब 120 नंबर क्वेश्चन है, तानपुरे की मंद्र सा की तंत्री से कौन सा स्वर सूक्ष्म रूप से सुनाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा गंधार। तानपुरे की मंद्र सा की तंत्री से सूक्ष्म रूप से गंधार सुनाई देता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। सड़ज पंचम सड़ज से कितने गुना ऊंचा है? पंचम सड़ज से यानी कि 7 से पंचम 1.5 गुना ऊंचा है। 122 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर आधुनिक बीड़ा, जो कि सितार के नाम से भी जाना जाता है, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर आधुनिक बीड़ा के किस पर्दे को भारत का सड़ज मानते हैं? मंद्र पंचम के पर्दे को उन्होंने भारत का सड़ज माना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन था हम लोग का? पाश्चात्य संगीत में शुद्ध हैवत की आंदोलन संख्या कितनी होगी अगर सड़ज की आंदोलन संख्या 240 हो? तो ये उसका आंसर यहाँ पे रहा 123 का 400। पश्चात में दैवत का 400 होता है और हमारे यहाँ उत्तर भारतीय संगीत में 405 होता है। हिंदुस्तानी संगीत में दैवत का आंदोलन संख्या। 124 क्वेश्चन है, हम लोग फटाफट करेंगे। आप केवल ऑप्शन हम लोग करते जाएंगे क्वेश्चन का और आंसर करते जाएंगे, चूँकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। सड़ज की आंदोलन संख्या 240 मानने पर पंडित श्रीनिवास के दैवत स्वर की आंदोलन संख्या 405 होगा, जैसा कि बताएं अभी। संगीत परिजात के अनुसार अगर हम बीड़ा की तार को 36 इंच का माने तो मेरू से 15 इंच की दूरी पर कौन सा स्वर होगा? दैवत होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। पंडित अहोबल ने तार सड़ज तथा मेरू के मध्य में किस स्वर को स्थापित किया है? मध्यम को। पंडित अहोबल ने मेरू तथा गुड़ज के मध्य किस स्वर को रखा? तार सड़ज को। भारतीय संगीत के मूलभूत स्वर को क्या कहा जाता है? सड़ज एक ऐसा स्वर है जो न कभी वर्जित होता है और उसको मूलभूत स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि उसी से आधार है, सा से ही सब कुछ है। एक पूरे सप्तक का अंतराल कितना माना गया? 301 सेवट माना गया है और 1200 सेंट माना गया है। एक सप्तक में 1200 सेंट और 301 सेवट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेंट पद्धति का जनक एलिस को माना जाता है। सेंट पद्धति का जनक एलिस को माना जाता है। सेंट पद्धति का जनक किसे माना जाता है? एलिस को। पंडित सारंगदेव के अनुसार जहाँ मूर्छनाएं स्वतंत्र रूप से विचर सके ऐसा स्वर समूह क्या है? पंडित सारंगदेव ने कहा था कि जिस स्वर समूह में मूर्छना स्वतंत्र रूप से विचर सके, यानी कि उसके अंदर कहीं भी विचर सके, उसको ग्राम कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पाश्चात्य संगीत में ग्राम को क्या कहा जाता है? तो पाश्चात्य संगीत में ग्राम को ऑक्टेव कहा जाता है। ग्राम शब्द पर सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? मतंग ने की विदेशी में, और उसी में राग शब्द की भी व्याख्या की है। महर्षि भरत ने कितने ग्रामों का वर्णन किया है? महर्षि भरत ने 2 ग्राम ही माने हैं, सड़ज और मध्यम, और उन्होंने गंधार को स्वर्गवासी बताया। प्रत्येक ग्राम में कितनी श्रुतियाँ होती थी? किसी भी ग्राम में 22 श्रुतियाँ ही मानी गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 137 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, सड़ज ग्राम में ऋषभ की कितनी श्रुतियाँ थी? ऋषभ की 3 श्रुतियाँ हैं। रे और ध की 3 श्रुति, गौ और नी की 2 श्रुति, सा म प की 4 श्रुति होती है। सड़ज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित है? उसमें 17वीं है। पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ इसको। मध्यम ग्राम में पंचम कितनी श्रुतियों से युक्त था? मध्यम ग्राम में 3 था, ये भी मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ प्रमाण श्रुति के कारण। तो मध्यम ग्राम में दैवत स्वर की कितनी श्रुतियाँ थी? दैवत की 4 हो गई थी। 7 स्वरों के क्रमयुक्त आरोह अवरोह को क्या कहा जाता है? 7 स्वरों में जब क्रम से आरोह और अवरोह जो करते हैं ना हम लोग, सारेगामा पा धा नि सा, फिर सा नि धा प म गा रे सा, उसको मूर्छना क्रिया बोला जाता है। प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छना उत्पन्न होती है? तो 7 होती है। और मूर्छनाएँ की जो प्रकार होती है वह 4 होती है। एक ग्राम में 7 मूर्छना, और मूर्छना का प्रकार हो जाता है 4 प्रकार का। भारत के अनुसार सड़ज ग्राम की प्रथम मूर्छना को बीड़ा के किस स्वर से आरंभ करना चाहिए? देखिए यहाँ पे सड़ज ग्राम की प्रथम मूर्छना को बीड़ा के
क्वेश्चन नंबर 144 को फिर से देखते हैं। भारत के अनुसार षड्ज की प्रथम मूर्छना को बीड़ा के किस स्वर से आरंभ करना चाहिए? तो इसका आंसर मध्यम है यहाँ पे। तो चलिए, अगर किसी भी तरह की आपको क्वेश्चन में समस्या हो तो आप कमेंट में ज़रूर करें, उसको हम ज़रूर देखेंगे और पूरा उसको संशोधित करते हुए, उस पर विचार करते हुए हम लोग उस अगले वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे। कैसा लगा हमारा यह सीरीज? आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिएगा, ताकि इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूं। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।